उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस की बात करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन बतौर प्रक्रिया कैसे है, एक प्रक्रिया के रूप में कैसे है, इस मुद्दे पे बात करनी है हमें। साथ ही साथ हमें बात करनी है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस की, अर्थात ऑर्गेनाइजेशंस की जो रूल रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज है, जो फ्रेमवर्क है, उस पर हमें बात करनी है बेसिकली। इसके अलावा आपको बात करनी है एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह के तौर पे प्रशासन। साथ साथ आपको बात करना है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन जी, प्रशासनिक व्यवस्था में मानवीय अप्रोच या मानवीय दृष्टिकोण को कंसीडर करना या ध्यान देना बेसिकली। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, और फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस है, दैट मींस पर्सनालिटी और टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। इज इट ओके और नॉट? आर यू गेटिंग जी? Yes. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. And the second subunit is based upon the leadership in educational management. Whenever we are performing the leadership and we are providing someone a leadership, we have a very plenty of कह सकते हैं types of approaches or models actually. तो जैसे ट्रेट अप्रोच है, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है, ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल अक्सर पूछे जाते हैं बेसिकली, क्योंकि दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो अक्सर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल अप्रोच देखने को मिलता है। इसके अलावा वैल्यू बेस्ड अप्रोच की बात की जाती है, कल्चरल अप्रोच की बात की जाती है, साइको डायनामिक एंड कैरिस्मेटिक अप्रोच की बात की जाती है। साथ ही साथ मॉडल्स ऑफ लीडरशिप की बात करनी है। मॉडल्स ऑफ लीडरशिप में अगर आप देखें तो ब्लैक एंड मार्टेंस का मैनेजरियल ग्रिड है, फिडलर का कॉन्टीजेंसी मॉडल है, ट्राई डायमेंशनल मॉडल है, हर्से एंड ब्लैंचर्ड का मॉडल है, एंड लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है फाइनली। कुल मिलाकर के बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट है, सब यूनिट है बेसिकली, चूंकि पूरी तरीके से थ्योरी पे आधारित है। देखिए, एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक अवधारणा जो है शैक्षिक प्रबंधन का आपके पास है। मैं सिर्फ आपको रिमेम्बर करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिला रहा हूँ। क्या ये माना जाए कि आप लोग एजुकेशनल मैनेजमेंट से परिचित हैं जी? ऐसा माना जा सकता है जी? यस सर। जी सर, थोड़ा 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 माना जा सकता है। ठीक है भाई, और कोई बताओ जी? यस सर। जी सर। थोड़ी बहुत जानकारी। तो थोड़ा थोड़ा यस सर है, थोड़ा थोड़ा यस सर का मीनिंग जो है वो एक्चुअली में ये है कि सरसरी निगाह से बात करनी है जी, एक बर्ड्स आई व्यू से हमें बात करनी पड़ेगी। हम लोग पढ़े हैं सर, बीएड में दोनों में पढ़े हैं, है ना? आप लोगों ने बीएड एमएड दोनों में पढ़ा है। देखिए, जो मैनेजमेंट है ना बेसिकली, अगर इसको हम उत्पत्ति की दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, शाब्दिक तौर पे अगर देखते हैं, अर्थात मैनेजमेंट की जो शुरुआत होती है, व्युत्पत्ति होती है, इटोमोलॉजिकली अगर मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो जो मैनेजमेंट है वो एक्चुअली एक नाउन है, और मैनेज जो है वो एक्चुअली में वर्ब है, एक्शन है एक्चुअली। जो कि कई बार लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है एक्चुअली में इटालियन शब्द के मैनेजियर से बना है, जिसका मतलब है हैंडल करने के या विशेष प्रकार का उपकरण या विशेष प्रकार का टूल एक्चुअली। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो लैटिन वर्ड के मैनस से मिला है, जिसका तात्पर्य या जिसका अर्थ हाथ के होता है, अर्थात हैंड के होता है। अब हम लैटिन और इटालियन दोनों को अगर मिला दें तो पता ये चलता है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट एक तरीके का उपकरण है, एक तरीके का टूल है हमारे हाथ में, जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं और उनको अपने मकसद को हासिल करने में मदद करते हैं। वैसे ऐसा माना जा सकता है इटालियन और लैटिन वर्ड को मिला करके। दूसरी तरफ जब देखेंगे आपको तो पता चलेगा कि ये जो मैनेजमेंट वर्ड है एक्चुअली में फ्रेंच वर्ड के मैनेजमेंट से निकला है, जो कि बाद में मैनेजमेंट भी बना था, और बाद में ये जाकर के इंग्लिश डिक्शनरी में 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हुआ। लेकिन व्युत्पत्ति की अर्थ की दृष्टिकोण से, अर्थात इटोमोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं
तो पता चलता है कि मैनेजमेंट एक नाउन है, अर्थात एक संज्ञा को दर्शाता है, और जो मैनेज है वो एक्चुअली एक वर्ब अर्थात क्रिया को दर्शाता है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली में मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली में किसी व्यक्ति के हाथ में वो टूल है, वो उपकरण है, वो आलात है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी काम को या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी काम को या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इटिमोलॉजिकल मैनेजमेंट एक्चुअली। दूसरी तरफ कहते हैं लोग कि जो मैनेजमेंट है बेसिकली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखें, तो जो मैनेजमेंट है एक्चुअली में वो एक तरीके की फंक्शंस को रेफर करता है, एक तरीके के काम को रेफर करता है, जिसमें मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों की इफर्ट्स को और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अर्थात जो उपलब्ध संसाधन है उसको, और जो लोग अवेलेबल हैं उनके, उन दोनों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से समन्वय स्थापित करते हैं उन दोनों में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल या ऑर्गेनाइजेशंस के मकासद या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आसान हो जाता है, या जिसकी सहायता से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को या मकासद को हासिल किया जा सकता है। So management in business and organizations is the function that coordinate the efforts of people to accomplish goal and objective using available resources efficiently and effectively. So management एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक तरीके की कार्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात फंक्शनल प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अब वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, या फिर उस अदारे के लोग हो सकते हैं। मैनेजमेंट में हमारी जो मैनेजमेंट होता है उसकी ये कोशिश होती है कि वो लोग और उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से प्रभावी ढंग से और कुशलता पूर्वक उन सब में समन्वय स्थापित करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस की गोल को, ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आसान हो जाए, या ऑर्गेनाइजेशंस की गोल को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, बेसिकली ऐसा आप कह सकते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट is actually an umbrella term which compasses many external activities of particular person, like planning, organizing, staffing, leading, directing and controlling and organizing or taking initiative to accomplish a goal. जब कभी भी आप मैनेजमेंट शब्द को परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, अर्थात कॉन्टेक्स्ट में जब कभी भी आप मैनेजमेंट को लेते हैं, तो उसके अंदर अपने आप शामिल हो जाता है योजना बनाना, इसके साथ साथ आयोजन करना, स्टाफिंग करना, इसके साथ साथ नेतृत्व प्रदान करना, दिशा निर्देश देना, नियंत्रित करना और पहल करना शामिल है। अर्थात मैनेजमेंट इटसेल्फ एक शब्द है, लेकिन वो अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई चीज अपने आप शामिल हो जाते हैं। नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट कंप्राइजेस प्लानिंग। मैनेजमेंट अपने आप में प्लानिंग को रखता है और ऑर्गेनाइजिंग को रखता है, साथ ही साथ स्टाफिंग को रखता है, इसके साथ साथ लीडिंग और साथ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव टू कंप्लीट अ गोल। किसी मकसद या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहल करना शामिल है। मैनेजमेंट जब रेफर करते हैं तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई एक्टिविटीज शामिल हैं एक्चुअली।
अगर मैनेजमेंट को आप देखें तो मैनेजमेंट एक तरीके का डिसिप्लिन भी है सोशल साइंस में, नहीं? मैनेजमेंट एक तरीके का सोशल डिसिप्लिन भी है ना। आप देखते हैं जो एमबीए करता है लोग जी, बीबीए करता है लोग, ये सब क्या है एक तरीके का जी, ये सब क्या है? डिसिप्लिन है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है एक्चुअली जी, एक्चुअली मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है। सो मैनेजमेंट जो है वो समटाइम्स एक सब्जेक्ट के तौर पे भी है, एक पेपर के तौर पे भी है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे भी है, जो कि सोशल साइंस के अंदर आता है बेसिकली जी, जो कि सोशल साइंस के अंदर भी आता है एक्चुअली। अब देखिए जो ऊपर में हमने बात करी, जो हमने आपसे प्रस्तावना प्रस्तुत करी हमने आपके सामने, अगर उन प्रस्तावनाओं को, अगर आप उन प्रस्तावनाओं का विश्लेषण करें और संक्षिप्त रूप देने की कोशिश करें, आई मीन शॉर्ट लिस्ट करें और सॉर्टिंग करें उन कंटेंट की, तो पता ये चलता है कि मैनेजमेंट एक तरीके का जी, मैनेजमेंट एक तरीके का आर्ट है, अर्थात कला है। आर्ट है अर्थात कला है, वैसे कला है। इसलिए कला है क्योंकि हर किसी के मैनेज करने का तरीका अलग अलग जी, अलग अलग है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हर ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखिए तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स के आधार पर, या समथिंग एल्स के आधार पर। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा सकती है कि मैनेजमेंट एक तरीके का फन है, एक तरीके का आर्ट है, एक तरीके की कला है बेसिकली। समटाइम्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है जी, मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, साइंस है। क्यों मैनेजमेंट साइंस है? क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो रहेंगे मैनेजमेंट में, जिन्हें शामिल करनी पड़ेगी। अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, जिसको आप बदल नहीं सकते, उनको शामिल करना पड़ेगा आपको। तो जो ऑलरेडी फैक्ट्स स्टेबलाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रेटजीज और अप्रोचेज स्टेबलाइज्ड हैं, जो प्रिंसिपल बन चुके हैं, उसकी वजह से मैनेजमेंट एक तरीके की साइंस है, अर्थात एक तरीके का विज्ञान है। और चूंकि हर व्यक्ति अपने अपने अनुरूप अपनी संस्था का प्रबंधन करता है, संस्था को संचालित करता है, इसलिए मैनेजमेंट एक प्रकार की साइंस तो है ही, उसके साथ साथ आर्ट है, कला है। साइंस इसलिए है चूंकि प्रिंसिपल स्टेबलाइज्ड हैं, फैक्ट्स स्टेबलाइज्ड हैं, रूल रेगुलेशंस स्टेबलाइज्ड हैं। और आर्ट ऑब्जेक्टिविटी मतलब देखते हुए साइंस का ये दिया गया ना, इसमें मतलब कुछ कोई एक ऑब्जेक्टिव है, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसमें खड़े उतरते हैं मैनेजमेंट। हाँ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको आप इनकार नहीं कर सकते ना। आपके मैनेजमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है, अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। ये स्टेबलाइज्ड फैक्ट्स है ना। तो जो स्टेबलाइज्ड फैक्ट्स है वो रिसर्च के आधार पर आया है, साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से आया है, जिसको आप चाहे कोई भी मैनेज करे संस्था को, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एक तरीके की साइंस है। और चूंकि हर किसी के मैनेज करने का तरीका अलग अलग, हर किसी का अपनी एक्सपीरियंस है, अपनी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए मैनेजमेंट एक तरीके की कला भी है। कला मैनेजमेंट एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी है जी, मैनेजमेंट एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक तरीके का संस्था भी है बेसिकली। हम समटाइम्स जो रेफर करते हैं मैनेजमेंट को, वो एक संस्था के रूप में भी रेफर करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे भी रेफर करते हैं मैनेजमेंट। दूसरी तरफ मैनेजमेंट एक व्यक्ति के तौर पे भी है, एक पर्सन के तौर पे भी है। फॉर एग्जांपल, आप लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट ने टाइम टेबल चेंज कर दिया। हु इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द वन हु होल्ड अ high position in a hierarchical order in a particular organization.
मैनेजमेंट कौन है? तो मैनेजमेंट वो पर्सन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की में उच्च पद पे आता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मे टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल, whenever you are referring to management has changed the timetable, I think you are taking reference to the headmaster or principal actually. Are you agree with me or not? Yes, sir. Yes, sir. That is why we are contexting there management as a person. So sometimes मैनेजमेंट एज अ पर्सन है, आई मीन मैनेजमेंट एज अ व्यक्ति के तौर पे भी होता है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, जैसे कि अभी हमने बात करी कि मैनेजमेंट एक तरीके की डिसिप्लिन है जिसमें आमतौर पे बीबीए, एमबीए वगैरह वगैरह आते हैं, तो वो सब मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। सो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि मैनेजमेंट एक विषय भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट के तौर पे हो सकता है, आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है जी, एक व्यक्ति हो सकता है, एक डिसिप्लिन हो सकता है। इज इट राइट और नॉट जी? यस सर। हाँ, सो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन भी हो सकता है। Management is a collection of process including such things as decision making, problem solving, and action planning. These processes involve the management of resources including human, material, financial, and time. These processes are also known as the functions of managers. जैसा कि हमने ऊपर में कहा कि मैनेजमेंट अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है, अपने आप में इनकम्पासिंग टर्म है, जो अपने अंदर कई चीजों को समेटता है। जैसे कि हम ऊपर में बात कर रहे थे, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, पहल करना, ये तमाम चीजें हम बात कर रहे थे। यहाँ पे मैं सेम बात कह रहा हूँ, बातें सिर्फ बदल रहा हूँ कि आई मीन के मीनिंग एक है, बातें सिर्फ बदल रहा हूँ कि मैनेजमेंट एक तरीके की सामूहिक प्रक्रिया है, एक तरीके का कलेक्शन ऑफ प्रोसेस है, एक तरीके की गिरोही अमल है बेसिकली, जिसमें फैसला लेना, मसले का हल निकालना, मंसूबा बनाना, आई मीन योजना बनाना, योजना को क्रियान्वित करना शामिल है बेसिकली। साथ ही साथ मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम ह्यूमन, मटेरियल, फाइनेंशियल तमाम तरीके के रिसोर्सेज और टाइम को एक्चुअली में मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसी को समटाइम्स आप रेफर कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इफ समवन आस्किंग यू टू व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, you may take some examples and some context of the from these definitions and points, like management is a collection of process, management is a process of decision making, management is a process of problem solving, management is the process of formulating planning, and management is the process of executing the planning, and management is the process of acting the planning, and management is the process of managing the resource, and these resources may be human resources, material resources, financial resources, and times, and that's all. And these definitions not only reflect the meaning of definitions, but also it reflected the function of managers, management actually, or manager actually. So basic functions क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट को क्या काम करना पड़ता है? देखिए, मैनेजमेंट को बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी बात होती जाएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक मैनेजमेंट है, बुनियादी तौर पर जो एक मैनेजर है, उनको क्या फंक्शन करना पड़ता है, क्या काम करना है? आधारभूत तौर पे, बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें तो देखिए, बुनियादी तौर पे एक मैनेजमेंट को 5 काम तो करना पड़ेगा बुनियादी तौर पर। इसके इतर भीतर और भी हो सकते हैं, यंत्र तंत्र और हो सकते हैं, बट एक्सटीरियर टू दी इंटीरियर और हो सकते हैं, बट 5 फंक्शन तो बेसिक है, वो रहेंगे ही रहेंगे। एंड दे 5 functions include planning,
the management should have to frame a planning, frame a policy. So the first basic components of basic functions of any management is to make a plan, actually, to organize and to coordinate and to command and to control, actually. This is the 5 basic functions or basic chunks of any management in any organizations, whether it is a educational institutions and it is a business organizations. Are you agree with me or not? Ji? Yes, sir. Yes, sir. So मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजमेंट है उनको 5 बेसिक फंक्शन करने पड़ते हैं बेसिकली। पहला प्लानिंग करना पड़ता है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, तीसरा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, चौथा कमांड देना पड़ता है और पांचवा कंट्रोल करना पड़ता है बेसिकली। आइए थोड़ी सी बात करें कि प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्लानिंग का मतलब है इस बात का निर्णय लेना कि फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर के गोल क्या होंगे, फ्यूचर के उद्देश्य क्या होंगे और उन उद्देश्यों की प्राप्ति क्या होगा। आई मीन फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, दैट मीन्स व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर्स यू आर रेफरिंग टू। भविष्य के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्चुअली आई मीन के अपेक्षाएं रख रहे हैं, इसका निर्णय लेना, इसका डिसीजन करना एक्चुअली क्या है जी, एक्चुअली क्या है, प्लानिंग है। So planning means deciding what need to happen in the future and generating plan for action. प्लानिंग का मतलब है इस बात का निर्णय लेना कि फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे और फिर उसका प्लान तैयार करना और फिर उस पर एक्शन लेना, अर्थात अमल करना या उसको क्रियान्वित करना प्लानिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग refers to making sure the human and material resources are put into right place, actually. So the right person should avail the opportunities of right resources, and the right resources should be in the hand of a right person, actually. आप लोग कहते हैं कि अब बंदर जाने आदि का सवाल जी, are you referring or not? Yes, sir. Sometimes we are referring ना, sometimes we are referring बंदर क्या जाने आदि का सवाल। What do you mean? You mean that बंदर cannot taste the taste and significance of I mean आदि। That is why you are referring to बंदर क्या जाने आदि का सवाल। I'm just quoting the statement because the right person should avail the opportunities of right resources, and the right resources should always in the hand of right person. हीरे की परख जौहरी को होती है, अर्थात हीरे को जौहरी के अंदर होना चाहिए। Are you agreed? Are you agreed or not? So this is called organizing. So कौन सा आदमी कौन काम के लिए बेस्ट है, कौन से आदमी किस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, किस आदमी को कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है, दिस डिसीजन मेक अ कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। Is it okay or not? Yes, sir. हाँ, is it okay or not भाई? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. हाँ, दूसरी बात तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये ऑर्गेनाइजिंग, मेकिंग श्योर द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर पुट इनटू प्लेसेस, यही तो हमने ऑर्गेनाइजिंग कहा। और तीसरा हमने कहा कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना अर्थात समन्वय स्थापित करना। व्हाट यू मीन द टर्म समन्वय स्थापित करना? द टर्म समन्वय स्थापित करना रिफ्लेक्टिंग टू क्रिएट अ पर्टिकुलर फॉर्मल स्ट्रक्चर refers to create a formal structure
that will lead to accomplishment of a goal of a particular organization or institute. I mean, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो समन्वय स्थापित करने से हमारा तात्पर्य ये है कि एक ऐसी संरचना बनाना, एक ऐसी ढांचा बनाना जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्य और मकासद को या पर्पसेस को अचीव किया जा सके। आर यू एग्रीड विद मी और नॉट? जी Yes. तो Yes, याद sir. रखिएगा, ये आपको पूछेगा एसोसिएशन वाले में, पूछेगा कि कौन किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक तरफ डेफिनेशन है और दूसरी तरफ टर्मिनोलॉजी। And the fourth basic functions of management in any organization is commanding. That means commanding. What you mean commanding? Whenever the Sena giving an army officials of any organization, whenever he gave the command to their followers or subordinate, actually it reflect to act. जब हम किसी को कमांड देते हैं, जब आप टीवी चालू करते हैं, रिमोट देते हैं, दैट मीन्स कमांड चालू करते हैं, कमांड देते हैं। जब आप लैपटॉप चालू करते हैं, आप माउस क्लिक करते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग कमांडिंग एक्चुअली। So what activities should be performed right now and what activities will lead to what activities? In what situation, what types of activities should be played and what type of activities should be superficially minded actually. This statement refers to commanding. Commanding means determining what must be done in a situation and getting people to do it. कमांडिंग का मतलब यह निर्धारित करना है कि किस परिस्थिति में, किस हालात में, किस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए और लोगों से कैसे करवाया जाना चाहिए, किन से करवाया जाना चाहिए। And these functions of any management reflect to the aspect of commanding actually. Are you getting or not? जी? Yes, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. So commanding actually. And the fifth, that is the last basic but not least functions of basic functions of management. That is controlling, checking the progress against the plan, whether the progress are being made in the context of planning or not, whether the progress are deviated from the expectation. If yes, why to do so? This statement and this functions of any management reflect the pahlu of controlling actually, aspect actually. So control का मतलब चेक करना है, नियंत्रित करना है, assess करना है, आकलन करना है एक्चुअली। नहीं कि हमने जो प्लान बनाया था, जिस मकसद के लिए हम काम करने गए थे, जिन मकसद को हम अचीव करना चाहते हैं, रियली में वो मकसद अचीव हो पा रहा है या जी वो मकसद हम अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। इज इट ओके? Is it Yes, okay? Yes, sir. So the 5 basic components, basic functions of management in any organizations, that should be the planning, the organizing, the coordinating, and the commanding, and the last but not least is controlling. If you are facing any difficulty to define the particular 5 functions of management, are you facing any difficulty? No, अरे sir. बोलो तो पता है सर। No, sir. ठीक है। No, Yes, sir. sir. There is some No, sir. problem in organizing. हाँ In organizing, when we organize something, it means we organize. It means हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो
सिर्फ पर्टिकुलर आदमी को पर्टिकुलर काम के लिए फिक्स के अलावा भी हम जो उसके और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके और भी जो कंटेंट होते हैं, उनको भी जो ऑर्गेनाइज करते हैं कि Of खाली course. ह्यूमन। जी सर। Yeah, you may just define it like giving the chronological order to any activities or any person actually in organization. एक कोहेरोलॉजिकल ऑर्डर देना, कोहेरेंसी देना बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, यही बात है, किताब में ये बात कह दिया है कि एक कोहेरेंसिकल ऑर्डर देना ऑर्गेनाइजिंग है। बट ये अपने आप में शब्द कोहेरेंसी अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। बहुत कुछ ये बयान करता है कि अब्दुल मतीन की मैथ अच्छी है और मैथ पे अच्छी पकड़ है, उनको इसी एरियाज में काम दिए जाए। किसी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, अर्थात उनको रूटीन वगैरह की काम दी जाए। कोई किन्हीं के साथ बच्चों के रिलेशन अच्छे हैं, अर्थात डिसिप्लिन कमेटी का हिस्सा बना दिया जाए। किसी कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज अच्छा कर लेता है या कोई बड़ा प्रोग्राम मैनेज अच्छा कर लेता है, उसको वो काम दे दिए जाए। कोई इस मंच का संचालन अच्छी तरीके से कर लेता है, उसको वो काम दे दिया जाए। And this is the basic understanding of organization, how the management are using their sense to organize a particular program and particular activities. Actually, the book has just defined giving coherensical order to a particular activity. Is it okay or not, Matin? Yes sir, yes sir. So this was the basic functions of management actually, but we have also discussed basic roles of management. What should be the basic roles of management? Take 1 minute and try to think over that. What should be the role of management in any organization? हमारे क्या रोल होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? अगर हम मैनेजमेंट है तो हमारा क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे रोल हो सकते हैं सर। वहाँ पे एक ब्लूप्रिंट भी सोचेंगे कि किस तरह से करना है एक्टिविटीज को, जस्ट प्लानिंग कर लेंगे ना, वो प्लानिंग में बात कर रहे थे, है ना। प्लानिंग तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव तय करना है, रिसर्च करने हैं, मार्केटिंग करने हैं, है ना, बहुत सारे सेटिस्फेक्शन लेने हैं, ये तमाम तरीके की बात है। इसके अलावा मैनेजमेंट का जो मैं समझता हूं कि एक बेसिक रोल है मैनेजमेंट का, वो सबसे पहला है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल, जहां पे आपको अपनी कर्मचारियों के साथ अपने कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, अर्थात कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उनके साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर कोई मैनेजमेंट ऊपर से कोई डिसीजन लेकर के ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू करता है और वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेता है एक्चुअली में अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉय को, यकीन जानिए कि वो मैनेजर सक्सेस मैनेजर नहीं हो सकता। क्योंकि प्लानिंग कितनी बड़ी है, ब्लूप्रिंट कितना बड़ा है, कैसा है, ये बाद में मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आपने एम्प्लॉय के हौसले की कितनी अफजाई करी, आपने एम्प्लॉय को कितना तवज्जो दिया, कितना उनको कॉन्फिडेंस में लिया। जी इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अभी रिसेंट आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लोगों ने सुना। माना कि गवर्नमेंट की नीयत सही है, गवर्नमेंट सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख रही है, जो कुछ भी कर रही है कोर्ट के सामने दे रही है, वो कर रही है। आप सोच के देखिए कि जो गवर्नमेंट आज जिस चीज को कोर्ट में रख रही है, अगर कल वो अपनी जनता के सामने रख दी होती अगर उन तमाम चीजों को, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज इतना बवाल होता या इतने बड़े मुश्किलात सामने होते और हमें सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होता, कटघरे में खड़ा होना होता। इज इट राइट और नॉट? दैट मीन्स पॉलिसी हमारे लिए है, फ्रेमवर्क हमारे लिए है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में
हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, नहीं लिया गया, और इसी वजह से हम उन चीजों को नहीं मानते। And this is the basic role of management in any organization. Management should always be coordinate, be empathetic to their employees, be coordinated, be supportive, be positive towards the employment. Actually, management should always be organize some activities and to provide opportunity to interact with him or her. Actually, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ बातचीत करे, कोऑर्डिनेट करे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करे, उनको सुने और उनकी बातों को भी कंसीडर करने की कोशिश करे। जी सर। यस सर। तो एक्चुअली में समटाइम्स जो है ना, मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय है, और देखिए आप पढ़ के आते हैं ना, या फिर आप टॉप लेवल पे हैं, पैसा आपके पास टॉप लेवल पे बन गया है, आप कोई बिजनेस शुरू किया या कहीं से पढ़ के आए डायरेक्ट आप, और आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। बट जो वर्कर है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से वैसा काम कर रहा है, यकीन जानिए कि आप और उस वर्कर्स का कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और हम सिर्फ किताबों तक महदूद होकर के आए। इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए कि वर्कर्स हमारे साथ खुल करके बात करें, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, हम उनके साथ इंटरेक्ट करें। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। यस सर। Yes, sir. So the first role of management in any organization should be the interpersonal role of management. That means management should have to interact and coordinate with their employees actually. And the second is informational role. The management should be the sources of information actually. किसी भी तरीके की सूचना है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स तक उसको साझा करे, उसका विश्लेषण करे। ये मैनेजमेंट का रोल है, वर्कर्स का रोल नहीं जी। तो मैनेजमेंट को का एक जो रोल है वो इंफॉर्मेशनल है, दैट मीन्स सूचनात्मक है, अर्थात मालूमात देने का है, जिसमें मैनेजमेंट को तमाम तरीके की क्लैरिफिकेशन, तमाम तरीके की जानकारी, तमाम तरीके के डेटा, तमाम तरीके के अप्रोचेस या इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय के साथ अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करने होते हैं। साझा इज इट राइट और नॉट? शेयर करना होता है बेसिकली। Henry Fayol, he has given the 14 principle of management, and he has written the General and Industrial Management in 1949. Actually, he was written a book in 1949, General and Industrial Management. In this book, he has given 14 principle of management. Once upon a time, Henry Fayol called to their workers and said to him, the Raju, actually the government are restricting our organizations, and probably he will shut down our organizations in a very short span of time. Then after, what should we do and what will do? हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे? The workers has given the answer that the management, the government has not given the organizations. I have created the organizations. We have created the organizations, and we will create thousands of these type of organizations. This is called confidence building of workers. और ये प्रोवाइड कैसे होगा? ये प्रोवाइड होगा जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे, जब उनके साथ आप डेटा शेयर करेंगे,
जब उनके साथ साझा करेंगे। नहीं, जब आप छोटे वर्कर से आप बात करते हैं, कर्मचारी से बात करते हैं, उनको थोड़ी इज्जत देते हैं, तो इज्जत नफ्स की बढ़ोतरी होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कहते हैं ना, आप ही लोग में से मैंने किसी को सुना या मैंने अपने उस्ताद को कहीं सुना कि कंडीफ्यूल का ये स्टेटमेंट है कि मेरे जो ये ऑर्गेनाइजेशन से ले जाओ, मेरे रिसोर्सेस ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, सिर्फ मेरे आदमी को छोड़ दो, आने वाले 2 से 4 सालों में इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखेंगे। And this statement of Henry Fayol reflecting the confidence building of a member and role of information being shared among the employees, within the employees, and between the employees and management actually. So we should have to always give correct and right information to right person, right employee, and we should have to always analyze the data and giving the scientific result to the workers or employer, so that they may be able to identify and interpret the result of a particular phenomenon, actually a particular event. So this is the role of informational role of management actually in any organization. Yes, Raj. Please raise your concern. सर वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज वहां इम्प्लीमेंट नहीं होगा जहां पर कि जी अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे ना कि बंदर जाने अदरक का सवाल। तो क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसे ऑर्गेनाइजर होते हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ मेंबर होते हैं, जो कि ये कभी नहीं कह सकते हैं अभी के समय में, करेंट सिनेरियो के समय में, कि जितना जो भी यहाँ से ले जाना है रिसोर्स लेके चले जाओ, हमारा सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स छोड़ दो। मैं आपकी बात से बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, ये एजुकेशन है, इसी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि इसी यूनिट में हम लोग जब हेनरी फ्योल को पढ़ेंगे, उसमें एक प्रिंसिपल होगा रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, और वो रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज डिफाइन करता है कि किसी मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी तनख्वाह दे दी जानी चाहिए। ये एजुकेशन में पढ़ाया जाता है बच्चों। बट एजुकेशन में जब आप काम करते हैं, सैलरी आपकी छोड़ करके बाकी जो काम करते हैं आप यकीन जानिए कब आपको पैसा मिलेगा। जब आपको पैसा मिलेगा तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि किस चीज का पैसा है, कहाँ से आया, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप जब तक भूल चुके होंगे। ये एक्चुअली में रियल प्रैक्टिस है, और हम जो बात कर रहे हैं वो आइडियल बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किताब पढ़ रहे हैं जी, और रियल में दरअसल कुछ और ही चल रहा है। तो एक्चुअली में ये एजुकेशन का ढकोसला ही ऐसा है, करिए कुछ और, पढ़ाइए कुछ और। So I was trying to define the roles of management in any organizations, and I have discussed the first role of management should be the interpersonal role, and the second one is informational role, and the third one is decisional role. That means if you are a management, probably you are a higher authority in these organizations, probably. If the administration is given a particular hierarchy or a structure in a particular organization, then maybe you hold a second position as a management. And if the administration is not having the hierarchical or structure in organizations, then you are the first authority in this in the particular organization. That means you should have to always take a right decision at the right time, at right place, and for the right purpose.
इन अ राइट वे। क्योंकि आप अगर मैनेजमेंट है तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सही समय पे, सही मात्रा में, सही उद्देश्य के साथ, सही व्यक्ति के साथ। इज इट राइट और नॉट? Is it right or not? So because you are the higher authority in any organization, आप मैनेजमेंट है, इट मींस अगर मैनेज उस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो आप सबसे बड़े हायर अथॉरिटी हैं, तो आपको समय के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। जी, समय के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। ये 3 बेसिक रोल जो होना चाहिए वो होने चाहिए एक्चुअली में मैनेजमेंट के। बाकी तो हमने फंक्शंस की बात करी है, वो फंक्शंस आप उसी को डिफाइन करेंगे तो रोल में भी डिफाइन हो जाएगा और फंक्शंस में भी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली हम इन 3 कॉन्टेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट का रोल है एक्चुअली में वो इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल है और डिसीजनल रोल है। दैट मीन्स आई मीन वो निर्णायक भूमिका है एक्चुअली। अब ये जो मैनेजमेंट है वही एजुकेशनल मैनेजमेंट है। फर्क ये है कि एजुकेशन की दुनिया में लागू होंगे। अब जो बात करनी है वो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एंड इसी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट की वजह से हम मैनेजमेंट को एज ए साइंस कह रहे हैं। इसी की वजह से, क्योंकि ये हमें शामिल रखना पड़ेगा, हम किसी भी तरीके से मैनेज करें इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा, सो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो पहला है प्रिंसिपल कि मैनेजमेंट शुड बी द अथॉरिटी। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। जैसा कि हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा क्या है, मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा अथॉरिटी है बेसिकली, और वो आपको समझना होगा, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, अगर आप मैनेजमेंट हैं तो आपको डिफरेंट वर्कर्स के दरमियान, डिफरेंट कलीग्स के दरमियान, डिफरेंट टीम के साथ, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट विल नेवर बी एंडेड। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया। मे बी आज जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर रहे थे वो ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट अब आगे से नहीं होगा, आगे से हम स्वर्ग सिधार जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे से आज एक ऑब्जेक्टिव हुआ है, अब फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम करना ही है ना जी, दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम करना ही है भाई। यस सर। तीसरी बात आपने देखा होगा, कहीं भी आपने देखा होगा, जब एक का सुपरनुएशन होता है, आई मीन रिटायर वगैरह करते हैं या कहीं ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तो उसके पद छोड़ने से पहले किसी को पद देना पड़ता है। ये रेफर करता है कि आपके जाने की वजह से ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट रुक जाता है, बल्कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलते रहेगा बेसिकली। एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने कहा कि मैनेजमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ेगा अमंग द वर्कर्स, अमंग द स्टाफ, अमंग द मेंबर्स। आपको एक्चुअली में क्या करने होंगे, ठीक, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में, है ना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ेगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, याद रखिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, तो हम सब एक दूसरे पर निर्भर है जी, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। मेरा जो काम है मैं ना करूं, आपका जो काम है आप ना करें, और बाकी के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। यकीन जानिए कि हमारे और आपके ना करने की वजह से बाकी के भी परफॉर्मेंस क्या होंगे, प्रभावित होंगे, है ना।
इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में हम सब एक दूसरे पे करस्पॉन्डेंस है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, हम सबको अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहने चाहिए, तभी कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो सका। सो समवन हैज आस्क्ड टू मैनेजमेंट थ्योरिस्ट what is the organizational development. The theorist has given the one sentence that is organizational development means coordination among the employees. It means कहीं पे ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस आई मीन के जो मैनेजमेंट है वो अपने वर्कर्स के दरमियान में कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, तो निश्चित तौर पे जी निश्चित तौर पर हम सब की कामयाबी होगी। मतलब एक की कामयाबी ना होने की वजह से बाकी लोगों की कामयाबी प्रभावित होगी। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस में है तो आपको सबके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके ना करने की वजह से बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका भी परफॉर्मेंस आपकी वजह से गड़बड़ा जाता है। And principle of definition. देखिए वर्कर्स जो एम्प्लॉय है उनमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया है, जो प्लानिंग आपने की है, वो वर्कर्स को नहीं मालूम। तो तमाम तरीके की जवाब आपके पास होना चाहिए, तमाम तरीके को ऑपरेशनली डिफाइन करना आना चाहिए आपको। क्या चीज किस चीज को रेफर करता है, क्या चीज का क्या मतलब है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप एम्प्लॉय को बता सकेंगे। नहीं तो जो भी मामले या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैनेजमेंट को उस टर्मिनोलॉजी और उस मामलात पे वेरी क्लियर होना चाहिए बेसिकली। तब फिर वो चूंकि एम्प्लॉय को तो कंफ्यूजन होगा, वर्कर्स को कंफ्यूजन होगा, तो मैनेजमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव means what you mean principle of objective. The objective should be determined by the management of an organization. जी management of the organization. हाँ, management of an organization मतलब जो मैनेजमेंट है, हाँ जो मैनेजमेंट है उसको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा, पर्पस तय करने होंगे, मकासद तय करने पड़ेंगे। आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके देंगे, डिटरमाइन करके देंगे, तब ना वर्कर्स उस पर काम करेगा। जी यस सर। वर्कर्स को पता होना चाहिए कि हमें किन मकसद को हासिल करना है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। That is why the management should be very clear in the context of the objectives are being achieved and what is expected to be achieved actually. And principle of responsibility, that means जिम्मेदारी का सिद्धांत। देखिए मैनेजमेंट को इटसेल्फ जिम्मेदार होना चाहिए और वर्कर्स को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, वर्कर्स को भी जिम्मेदार होना चाहिए। बेसिकली आपको ये चीज समझना चाहिए कि आपको कोई चीज कहा गया है तो आप उसको सही समय पे, सही मैनर्स में, इंटरेस्ट के साथ, क्वालिटेटिव मैनर्स में काम करके आप दें, जो कि आप नहीं देंगे तो बाकी लोग प्रभावित हो। सो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है मैनेजमेंट को हर किसी की जिम्मेदारी तय करना, हर किसी की जिम्मेदारी को तय करना, जी तय करना, बेसिकली हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही तय करना। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। The principle of span of control, this is very much important. The actually
the principle of span of control has given by Henry Fayol in a 14 principle of management. Actually, the book name was General and Industrial Management, 1949. Henry Fayol. Yes, Henry Fayol. Handy fuel. So, what is the span of control? The term span of control reflecting that no person should supervise 4 to 6 line above. मतलब स्पान ऑफ कंट्रोल कहता है कि एक आदमी 4 से 6 लोग से और ज्यादा से ज्यादा 8 लोग, हालांकि हम लोग 8 लोग करते हैं एजुकेशन में, लेकिन स्पान ऑफ कंट्रोल कहता है कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 लोगों पर कंट्रोल रख सकता है बेसिकली। इसीलिए आप देखिए एजुकेशनल स्फीयर में एक असिस्टेंट के अंदर में 4 पीएचडी हो सकते हैं, एक एसोसिएट के अंदर में 6 हो सकते हैं एट द सेम टाइम, एंड एक प्रोफेसर के अंदर में 8 हो सकते हैं। क्योंकि लॉजिक ये है कि एक वक्त में हम 4 से 6 लोगों से ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं, सही तरीके से कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, सही तरीके से काम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल कहता है कि हमें 6 से 7 लोगों का 4 से 6 लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए और उसमें एक को सुपरवाइजर बनाना चाहिए, तब जाकर के वो सुपरवाइजर उस 5 से 6 लोगों पर सही तरीके से पैनी नजर बनाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर सुपरवाइजर भी मक्कार निकला तो क्या होगा? तो देखिए ग्रुप इतना छोटा है कि आराम से आपको आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे कि सब के सब चुटते हैं इस ग्रुप में, सुपरवाइज से लेकर के वर्कर्स तक के सबका बुखार उतार दिया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी छोटी है कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नहीं, और बड़ी पॉपुलेशंस को आप सुपरवाइज करने के लिए दे दीजिए क्या कहते हैं राकेश को। अब राकेश बेचारा हल्ला करते हैं क्या कोई सुनने वाला है, कोई समझने वाला है? अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ दिक्कत है, और हमें भी नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन काम नहीं कर रहा है, कौन किस ग्रुप से दिक्कत आ रही है। तो अगर हम स्पान ऑफ कंट्रोल का प्रिंसिपल लागू करते हैं, यानी 5 से 6 लोगों का एक ग्रुप बना करके देते हैं काम करने के लिए और उसमें सुपरवाइज करने के लिए देते हैं, तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का पॉजिटिव कंपटीशन भी होता है और सुपरवाइजर वर्कर्स पर सही नजर बना के रखता है। और सेम सेंस आप एजुकेशन में लेते हैं कि आपको 4 से 6 स्कॉलर दिए जाते हैं ताकि उस पे जो सुपरवाइजर है वो पैनी नजर बनाए रखें और उसका काम करवाए, किसी तरीके का डिलेज वगैरह ना हो। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल. This is very much important, as I have quoted Henry Fayol and cited his book General and Industrial Management 1949 actually. Is it okay? तब तो सर ये रूल जो है एक स्कूल में या तो फिर एक कॉलेज में, अभी देखा जाए तो सिर्फ बीएड कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे 15 से 16 फैकल्टीज होते हैं, तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए ये जो 15 से 20 फैकल्टी है ना, ये तो हमारे क्या कहते हैं पढ़ाने के लिए है। पढ़ाने का जो हमारा क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सुपरवाइज करने के लिए ना, और सुपरवाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, है ना, रिसर्च। और या फिर आप जैसे रेलवे में देखिए, अभी आप रेलवे में काम करने का देखिएगा कैसे करता है लोग। अब्बा मरूम रेलवे में थे तो कभी कभी घर के नजदीक वो जब पटरी पर काम किया करते तो बड़ा इन चीजों का अंदाजा हो कि वो क्या करते हैं कि 5 से 7 लोगों की एक ग्रुप बना करके थोड़े थोड़ी दूर पे रख देता है और फिर उसको मीटर से नाप करके या पिता से नाप करके आपको काम दे दिया जाता है, इतना काम आपको निपटाना है, इतना काम आपको करना है। उसमें एक एक सुपरवाइजर अलॉट कर दिए जाते हैं। वो सुपरवाइजर उस पर पूरी तरीके से पैनी नजर बनाता है। सुपरवाइजर की भी जिम्मेदारी तय होती है, वर्कर्स की भी जिम्मेदारी तय होती है, और सुपरवाइजर वर्कर को सही तरीके से सुपरवाइज कर पाता है, सही तरीके से गाइड कर पाता है। इससे वक्त समय के सही समय पे कोई काम या एक्टिविटीज
पूरा किया जा सकता है बेसिकली। अब उसी में आप देखिए कि तमाम कर्मचारी को एक जगह रेलवे छोड़ दे, तमाम कर्मचारी को एक जगह छोड़ दे, एक पटरी पर लाके रख दे जी। अब अरुल्ला कहेंगे कि अरे मुंतकिम तो काम कर ही रहे तो हम थोड़ा बैठ जाते हैं। मुंतकिम देखेंगे कि नहीं भाई 2-4 लोग काम कर ही रहे, हम क्या परेशान करें, हम क्या परेशान हुए, वो भी बैठ जा रहे हैं। अब इसमें लास्ट शाम में जब असेसमेंट हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम जी नहीं कर रहा है, लूप होल कहाँ पे हो रहा है। लेकिन हमने जब छोटी ग्रुप बनाई तो पता चल गया कि ये पर्टिकुलर ग्रुप को दिया गया था और पर्टिकुलर ग्रुप ने सही तरीके से परफॉर्मेंस जी सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिया। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट जी? बाबू जी। अच्छा। So this is called the principle of span of control, and now I am going to conclude the session on the principle of specialization actually। देखिए मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए जी। मैनेजमेंट को स्पेशलाइज भी होना चाहिए, तमाम तरीके की समस्याओं को सॉल्व करने का, तमाम तरीके के मसले को सॉल्व करने का विशेषज्ञ होना चाहिए। क्योंकि जब वर्कर्स के पास किसी भी तरीके की समस्या आएगी तो वर्कर्स आपको रामबाण मान करके आपके पास पहुंचेंगे। और याद रखिए कि वहां पे आपसे बड़ा हायर अथॉरिटी कोई नहीं है, मतलब उनकी समस्या को सिर्फ और सिर्फ आपको ही जी, सिर्फ और सिर्फ आपको ही समाधान करना है, सॉल्व करने हैं। That is why the management should always be a specialization actually। So ये 10 प्रिंसिपल हैं जिसका इस्तेमाल आपको मैनेजमेंट के अंदर करना चाहिए। एंड इस 10 प्रिंसिपल की वजह से, जैसा कि हमने आपसे कहा, इस 10 प्रिंसिपल की वजह से हम लोग मैनेजमेंट को एज अ